हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, किस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन लें और कौन सी मेडिसिन ना लें। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है या कुछ एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ग्लिकोरिया है, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है या फिर कोई भी इन्फेक्शन जैसा हुआ है, उसको फ़ीवर विद चिल्स है, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन लेंगे। अगर उसको नॉर्मल फ़ीवर है, सिर्फ हल्का थकान जैसी फीलिंग्स आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, फ़ीवर है, तो उसमें हम प्लेन पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, फ़ीवर है, तो उसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सब हम टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया, एनएसिफोटैक्सिम हो गया, ये दोनों इंजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को ये तो फ़ीवर हो गया या बॉडी एक हो गया, उसमें हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कंडीशन, जैसे अगर माइल्ड एब्डोमिनल पेन है या किसी भी पेट में कहीं भी किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, तो उसमें हम एंटी स्पाज़्मेटिक मेडिसिन देते हैं। यानी उसमें क्रैम्प्स लाइक पेन हो रहा है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो एंटी स्पाज़्मेटिक मेडिसिन में रोटावेरिन एंड मेफ्टाल स्पास आता है। ये दोनों सेफ़ है, हम इसको डोज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन है, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीसेस होते हैं, जो भी फीकल पार्ट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से भी वो अंदर कलेक्ट होते रहता है। और अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड एक्सरे करते हैं तो उसमें कलेक्टेड हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ टैबलेट, कुछ सिरप्स आते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये है ग्लिसरीन सपोजिटरी करके आता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है लैक्टोलोज सिरप करके आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसबगोल पाउडर आता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अब अगर किसी पेशेंट को कुछ एलर्जिक सिम्टम्स हो रहा है, एलर्जिक सिम्टम्स में क्या हो सकता है, दो ही चीज़ हो सकती है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है, जो रिस्पॉन्स करती है, उसके नतीजे में हमें या तो फिर स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, या रैशेस, बॉडी पे रैशेस निकल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो बहुत सारे कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, लेकिन कौन सा सेफ़ है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला एविल है, ये सेफ़ है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेवोसिट्रिजिन होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। लोराटिडिन होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स होता है, दूसरी जो प्रॉब्लम होती है नौशिया वोमिटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। ये सिम्पटम्स जो होता है प्रेगनेंसी में इसलिए होता है क्योंकि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे एचसीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो निकलता है। वहाँ पे बॉडी के अंदर प्लासेंटा बनता है और प्लासेंटा से ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, जिसकी वजह से नौशिया वोमिटिंग ये सब की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसमें हम कौन सी टैबलेट यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव टैबलेट जो है डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट है, जिसमें फोलिक एसिड भी होता है एंड वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने के लिए उसमें कंटेंट होता है। इसके अलावा स्टेमेटिल टैबलेट हो गया, 5mg एमसेट टैबलेट हो गया, पेरीनॉम हो गया, एसिलॉक हो गया, ये सारे टैबलेट जो होते हैं सेफ़ होते हैं, जो कि नौशिया वोमिटिंग के लिए या हाइपर एसिडिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी कॉमन कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे लूज़ मोशन हो गया, ये भी पेशेंट में बहुत ही कॉमन होता है। तो लूज़ मोशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी से पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है।
इसलिए जनरलाइज वीकनेस, ये सारी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उसमें हम सबसे पहले तो लूज मोशन को ट्रीट करेंगे। लूज मोशन को स्टॉप करने के लिए हम लोपेरामाइड टैबलेट का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा डोज में नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 टैबलेट स्टेट देना है। अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो इसके बाद बंद कर देना है। और इसी के साथ साथ हम डिहाइड्रेशन को भी ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ ORS पाउडर दे देते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर दे देते हैं, इससे कंट्रोल हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो भी हम देखे वो सब यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करना है। तो इसमें जो है ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन, जितना भी ओफ्लॉक्सासिन CIN वाली टैबलेट है उसका यूज़ हम प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होती है, तो उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हो गया एंड पेनिसिलिन इंजेक्शन हो गया, ये दोनों इंजेक्शन नहीं यूज़ करेंगे। अब अगर कोई लेडीज़ ऐसी है जिसको झटके वाली प्रॉब्लम है, यानी सीज़र्स वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे। तो इसमें फेनोबार्बिटोन हो गया, फेनटोइन हो गया, ये दोनों टैबलेट का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन होता है और सीरियस भी हो सकता है। तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे, वो है हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो उसमें हमें ये देखना है सबसे पहले कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें हम ACE इन्हिबिटर ग्रुप की मेडिसिन यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन जो होता है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इस मेडिसिन में हाँ, लास्ट में प्रिल वर्ड आता है, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया। दूसरे ग्रुप की मेडिसिन यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें लास्ट में डिपिन करके आता है। ये मेडिसिन भी सेफ़ नहीं है, इस ग्रुप की मेडिसिन भी सेफ़ नहीं है। जैसे फिनोडिपिन हो गया, निसोडिपिन हो गया एंड निफिडिपिन हो गया, ये सारे मेडिसिन भी सेफ़ नहीं है। अब तीसरा ग्रुप होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन भी प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। इसमें लास्ट में लॉल करके आता है, यानी एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये सारे मेडिसिन भी प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। अब इसके अलावा हम देखेंगे एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी जितनी भी मेडिसिन होती है एनसेड की, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है। जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सारे मेडिसिन से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप यूज़ करते हैं तो उससे मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में मिसकैरेज बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें एनसेड का यूज़ किया जाता है। कटवाएं हैं, ऑपरेशन कर